हेलो प्यारे बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से कर सकते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो अगर छोटे छोटे रेजिस्टर्स को आप सीरीज में जोड़ते तो आपके पास एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता है जिसकी वैल्यू उन छोटे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू से काफ़ी बड़ी होती है। यानी जब भी आपको बड़े रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, आपके पास छोटे रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं, आप उसे कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं और उससे क्या करना है, आपको छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू बनानी है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कम चाहिए, तो आप क्या करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे। यानी सीरीज रेजिस्टेंस से इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप जिन जिन को पैरेलल में कंबाइन करोगे उनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टर होगा उससे भी आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा। लाइक अगर 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम का आपने कनेक्ट किया पैरेलल में, तो आपका जो इफेक्टिव है वो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन हुआ? 1 हुआ। उससे भी छोटा होगा आपका क्या? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी उसका टोटल। ठीक है। तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इंक्रीज़ करना है, आपको डिक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करना है सीरीज में जोड़िए, डिक्रीज़ करना है पैरेलल में जोड़िए। आ गया बात समझ में अपने को? बेटे जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें हमने प्रॉपर्टी क्या देखा कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो करंट जब डिवाइड होता है या वोल्टेज जब डिवाइड होता है तो हम एक जनरली जो है फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, एक रूल पढ़ सकते हैं कि भाई करंट कैसे डिवाइड होता है या वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है। इसको कहते हैं बेटा करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल। ठीक है। चलिए बात करते हैं करंट डिवीज़न रूल। ठीक है। ये अपने को कभी भी फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करता है। हालांकि ये आप जो नॉर्मल मेथड होते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, बट इससे क्या होता है आप आसानी से कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बेटा कि यहाँ से एक करंट आई आ रहा है ना, जैसा उसमें होता था टोटल करंट आता था, फिर वो डिवाइड हो जाता था। अगर मान लो ऐसे 2 ब्रांचेज गए हों यहाँ से, एक की रेजिस्टेंस R1 है और एक की रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है। तो आपको पता है कि ये करंट क्या होगा, दोनों ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगे। एक में मान लो I1 गया और दूसरे में मान लो I2 गया। ठीक है। तो आपको अगर पता करना है कि ये I1 की वैल्यू क्या होगी या I2 की वैल्यू क्या होगी तो क्या करना पड़ेगा, समझिए। तो बेटे मान लो कि ये इधर जा कर के फिर से क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे, फिर से ये I बन जाएगा। कुछ दिक्कत है? तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो 2 रेजिस्टर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हों तो प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है बेटा? सम होता है, R1 प्लस R2 होते हैं। आगे बात समझ में? तो बेटे इसके बीच में है ना इतना रेजिस्टेंस हो गया और करंट कितना जा रहा है? I। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये R इक्विवेलेंट हो गया इसके बीच में। अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूँ, इस पॉइंट को B बोलूँ, तो A से B के बीच में क्या हो गया? इतना रेजिस्टेंस हो गया। और ये करंट पूरा अब इसमें जाएगा कि नहीं? तो बोलिए कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया बेटा? V इक्वल्स टू I इंटू R। तो I इंटू R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज टोटल वोल्टेज। अब बेटे आपको पता है कि ये जो वोल्टेज है ना और ये दोनों क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सेम ही रहेगा दोनों में? नहीं, वोल्टेज दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है भाई। तो बेटे यहाँ पर आपको वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, तो करंट नहीं पता चल जाएगा? I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? V बाय R1। हाउ मच इज V1? सॉरी V I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आपने डिवाइड किया R1 से। R1 क्या हो गया? कैंसिल। सो I1 इक्वल्स टू आया आपके पास R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। क्या देखा आपने? याद रखने का तरीका, आपको अगर इसमें रेजिस्टेंस इसमें करंट चाहिए, ठीक है, इसमें करंट चाहिए, तो आपको अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, R2 अपॉन
टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, ठीक है। जिस करंट को आप डिवाइड कर रहे हो, आई करंट को डिवाइड कर रहे हो ना, तो इस ब्रांच में देखना है तो अपोजिट का रेजिस्टेंस लेना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली बेटा I2 क्या हो जाएगा बताओ, I2 V बाय R2। ये क्या चीज़ था, R1 R2, R1 प्लस R2 इंटू आई अपॉन R2। तो ये देखो इस बार R2 कट गया, तो I2 बराबर क्या आया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। इस बार भी वो रूल फॉलो हो रहा है कि इस बार इसमें चाहिए तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। इस तरीके से हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ बेटे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ इसमें जो है 10 एम्पियर करंट जा रहा है और फिर इधर एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का और एक रेजिस्टेंस इधर है 40 ओम का। बताओ इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अब क्या है, फॉर्मूला है। बताइए बेटा I1 क्या हो जाएगा, है ना, इसके अपोजिट का कितना हो गया 40, टोटल कितना हो गया बेटा 60, है ना, और इनटू क्या 10। तो ये गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 20/3 एम्पियर हो गया इसमें, है ना। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट 20 अपॉन 60 इंटू 10, ठीक है। तो इस बार क्या हो गया 10/3। वैसे भी अगर मुझे एक पता चल गया तो दूसरे निकालने की ज़रूरत नहीं है, टोटल में से उसको माइनस कर सकता हूँ तो भी आ जाएगा। तो ये हुआ बेटा करंट डिवीजन फार्मूला, ठीक है। तो जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ है, तो ये आपने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जा रहा था, तो वो जो करंट डिवाइड हुआ वो कैसे कैसे होगा वो हमें पता चल जाएगा, है ना। अगर 2 हैं तो आसानी से इस फार्मूला को लगा के निकाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर फार्मूला मत ही लगाना, क्योंकि फार्मूला लगाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे अच्छा है नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। 2 तक के लिए ठीक है भैया। अब इसी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि करंट सेम रहता है, वहाँ करंट डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो वहाँ हम वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा। वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। मान लो एक रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर R1, R2, R3, और इसको हमने दे दिया बैटरी V वोल्ट। बताओ बेटा इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। I बराबर टोटल वोल्टेज V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज में सीधा जुड़ जाता है, इतना करंट पास होगा। क्या सेम करंट इसमें भी जाएगा, क्या सेम करंट इसमें भी जाएगा और सेम करंट इसमें भी जाएगा। मान लो यहाँ का ड्रॉप V1, यहाँ का ड्रॉप V2, यहाँ का ड्रॉप V3, तो V1 बराबर क्या होगा बेटा IR1। I कितना है आपके पास V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा IR2, यानी VR2 R1 प्लस R2 प्लस R3, V3 IR3 VR3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वोल्टेज डिवीजन में सिंपल है, जिसमें निकालना है उसी का रेजिस्टेंस लेना है, अपॉन टोटल लेना है, इनटू टोटल वोल्टेज लेना है ना। मुझे R1 में चाहिए तो R1 अपॉन टोटल, मुझे R2 में चाहिए तो R2 अपॉन टोटल, R3 में चाहिए तो R3 अपॉन टोटल इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कितने भी आ जाए हम आसानी से लगा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया। ओके बच्चों, अभी तक जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसी को कंबाइन करके मीन्स दोनों को मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर ढेरों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का एक पूरा सेक्शन हम आगे चल करके पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है, और वो है रेजिस्टेंस के बारे में ही, कि जनरली जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं अपने सर्किट में वो 2 तरह के होते हैं।
एक होता है कंडक्टर बेस्ड और दूसरा होता है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, इस दो तरह के रजिस्टर हम जनरली यूज़ करते हैं। कंडक्टर बेस्ड रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, वायर लेते हैं और उसको ऐसा लपेट लेते हैं और एक कॉइल बना लेते हैं। वो कॉइल भी क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है R बराबर रो इंटू L अपॉन A, हर कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमने उसको लपेट लिया और वो उससे भी हम रेजिस्टर बना सकते हैं, बट उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि कंडक्टर से बनाया है ना हमने, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। आ रही बात समझ में? तो स्मॉल वैल्यू रेजिस्टर अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टर बेस्ड रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। और जो कंडक्टर बेस्ड रेजिस्टर होता है उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है ना, ऐसा बॉक्स टाइप का होता है ना, और उस बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का, जितने का भी है उसकी वैल्यू वहाँ पर लिखी होती है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो हमें सोचना नहीं पड़ता। बट कार्बन रेजिस्टर जो होता है वो हाई वैल्यू रेजिस्टर्स होता है, मतलब जब हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वैल्यू की ज़रूरत होती है तो हम कार्बन रेजिस्टर यूज़ करते हैं। और कार्बन रेजिस्टर इतना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से देखना हो इन चीज़ों को, तो आपके पास अगर कोई यूज्ड खराब हुआ वाला चार्जर हो, जो मोबाइल चार्जर होता है, आप उस मोबाइल चार्जर को ले सकते हैं और उसको तोड़ करके उसके ऊपर अंदर एक चिप निकलेगा। उस चिप के अंदर जो है ऑलमोस्ट आप क्लास 12th में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ने वाले वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। वहाँ आपको कैपेसिटर दिख जाएगा, वहाँ आपको रजिस्टर दिख जाएगा, वहाँ आपको क्या बोलते हैं, डायोड दिख जाएगा, ट्रांजिस्टर दिख जाएगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर दिख जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें वहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, आईसीज दिख जाएंगे, एवरीथिंग आपको वहाँ पर दिखेगा। ओके, तो बेटे तो वहाँ पर आपको जो कार्बन रजिस्टर दिखेगा है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक ऐसा वायर, मतलब आयरन वायर या स्टील वायर ऐसा कुछ रहता है और उसके ऊपर ऐसा छोटा सा है ना कार्बन चिपका रहता है। ठीक है, मिट्टी जैसा, आपको लगेगा कि चाइना क्ले है, इस टाइप का दिखे, तो इत्तू सा है ये, बहुत छोटू सा। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं इसकी कुछ वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो अगर यहाँ पर लिखूँ तो आपको इसको देखने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, है ना। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता, एक तो लिखना मुश्किल, ऊपर से पढ़ना मुश्किल, है ना, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, एक दूसरा तरीका अपनाया गया कि इसकी वैल्यू को आसानी से लिखा भी जा सके और आसानी से पढ़ा भी जा सके। तो वो था कोडिंग के फॉर्म में। ठीक है, कोड्स के फॉर्म में लिखा जाता है और इसको कहा जाता है कलर कोडिंग। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। गिव द हेडिंग कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ओके, अब जैसा आपको पता है कि जब भी कोई कोडेड लैंग्वेज होता है, कोडिंग लैंग्वेज होता है, अगर आप पिक्चर वगैरह, मूवी वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, हमारी सेना जब दुश्मन सेना पे अटैक करने जाती है तो उन लोग एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते हैं, कभी भी रियल नेम से नहीं बुलाते, है ना, कोड नेम से बुलाते हैं। तो वो कोड नेम क्या है ना, वो दोनों को पता होना चाहिए ना, जो रख रहा है उसको भी पता होना चाहिए और जो उसको सुन रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि उसका मतलब वो डिकोड कर पाए, तभी तो डिकोड कर पाएगा कि भैया इस चीज़ का मीनिंग क्या है ना, फलाने चीज़ का मीनिंग क्या, उसने ये फलाना चीज़ बोला, है ना, बिना किसी को पता चले वो चीज़ें हमें पता चल जाए, उसके लिए हमें वो उसकी कोड की मीनिंग पता होनी चाहिए। सिमिलरली तो जब हम इसकी कोडिंग करते हैं तो उसको फिर डिकोड करना भी आना चाहिए, है ना, कि कौन सी चीज़ का क्या मीनिंग है। तो जैसा नाम है इसका कलर कोडिंग, तो ये जो कार्बन रजिस्टर होता है उसके ऊपर इस तरीके से रिंग्स होते हैं और वो रिंग्स कलरफुल होते हैं।
और कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे 4 कलर्ड रिंग्स होते हैं। ओके, इनमें से ये जो पहला और दूसरा है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताते हैं। थर्ड जो है मल्टीप्लायर बताता है, थर्ड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ जो है वो टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, तो ये मीनिंग है बेटा। फर्स्ट और सेकंड जो है वो नंबर को बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताता है। जैसे आपको पता है, जैसे हमने लिखा भाई 1.245, तो ये सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं ना। तो इसमें फर्स्ट दो ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मान लो 2 3 4 5 3 6 ऐसा, ये ऐसे दो जो है डिजिट्स को बताते हैं। ठीक है, अब जैसा कि पता है आपको कि कलर के फॉर्म में है तो हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है जिसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है? एक चार्ट याद रखना होता है। ठीक है, चार्ट याद रखना होता है। ठीक है, अक्सर इसे हम लोग इस रूप में याद रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, जिसको मैं छोटा छोटा करके लिखा हूं ना वो साइलेंट है, समझ लो। ठीक है, ये चीज़ें क्या है? साइलेंट है। हमारी बात समझ में? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इसको अरेंज करो। बी बी आर ओ वाई। ठीक है, फिर ग्रेट ब्रिटेन जी बी वी, फिर से जी और डब्ल्यू। थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे जगह, ये चीज़ें आपने नोट कर ली है। ठीक है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ऐसा। बी का पहला जो है वो ब्लैक है, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ठीक है, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट। ठीक है, ये हो गया। ये पिछले साल ऋग्वेद के बैच में आया था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन और उसने गलत किया था, वरना उसके मार्क्स और अच्छे आते। ठीक है, इसका मतलब होता है, जैसा मैंने बोला कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट सिग्निफिकेंट बताते हैं, तो इसका मतलब होता है 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है? 0 से लेकर के 9 तक लिख लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भैया नंबर्स तो इतने ही होते हैं 0 से लेके 9 तक। सबको किस चीज़ से हम कोड कर रहे हैं वो हमें पता चल गया। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग के 2 जो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताते हैं, है ना। तो मान लो स्टार्टिंग के 2 कलर रेड और ब्लू है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 कलर रेड और ब्लू है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेड का मतलब क्या हो गया? 2, और ब्लू का मतलब क्या हो गया? 6, यानी हो गया 26। ठीक है, 26। मान लो आपको स्टार्टिंग के 2 कलर जो है ऑरेंज
ऑरेंज और ग्रीन है, ठीक है, ऑरेंज और ग्रीन है। ऑरेंज क्या हो गया बेटा 3 और ग्रीन क्या हो गया 5, तो ये हो गया 35, ठीक है। आगे बात समझ में। और तीसरा कलर जैसे मैंने बोला है ना, तीसरा रिंग क्या बनाता है, मल्टीप्लायर। तो 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9, ठीक है। कुछ भी टेंशन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इसके अलावा जो फोर्थ रिंग होता है, ठीक है, वो 3 कलर में पाए जाते हैं, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो नो कलर होगा, नो कलर, ठीक है बेटा। और ये जो तीसरा चीज़ होता है वो हमें बताता है टॉलरेंस को। क्या बताता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी एरर, टॉलरेंस यानी एरर, कितना % उसमें एरर हो सकता है। तो बेटे गोल्ड का मतलब होता है 5%, इतना प्लस या इतना माइनस। सिल्वर का मतलब होता है प्लस या माइनस 10%। और नो कलर का मतलब होता है प्लस या माइनस 20%, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हो गया बेटा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये हो गया आपका मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और ये हो गया आपका टॉलरेंस। ये चार्ट आपको बना लेना है और याद कर लेना है। ये मुफ्त में मार्क्स देने वाला सवाल होते हैं इसके, ठीक है, मुफ्त में मार्क्स देने वाला, आसानी से याद रखा जा सकता है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से 10 मिनट पहले भी देख के जाओगे तो इसके क्वेश्चंस बना लोगे, और ऑलमोस्ट हर ईयर आ ही जाते हैं एक आध क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो मुफ्त में ये आपको मार्क्स दे देते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, या तो आपको बोल देगा चारों स्ट्रिप्स के नाम दे देगा, बोलेगा कि एक कार्बन रजिस्टर पर इस तरीके का है, ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू, है ना, ऐसे बने हुए हैं। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा पहला दूसरा क्या है, नंबर्स बताएंगे। ग्रीन का क्या हो गया बेटा 5, रेड का मतलब क्या हो गया 2 इंटू ब्लू का मतलब क्या, ब्लू का मतलब क्या हो गया 10⁻6, और चौथा कोई कलर नहीं दिया तो नो कलर हो गया, नो कलर हो गया तो प्लस माइनस 20%, इतना हो, दिस इज़ द वैल्यू। आगे बात समझ में। तो ये काफ़ी इजी है, आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है। या फिर आपको वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका कलर्स क्या होगा, कलर कोडिंग क्या होगा, है ना, कलर कोड क्या होंगे। तो काफ़ी इजीली आप इसे कर सकते हो। फोकट में ये हमको नंबर दे के जाएंगे, ओके। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटे चूँकि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा है, ठीक है, कई तरीके से हम कॉम्बिनेशन करना सीखे थे कैपेसिटेंस का, तो वो पूरी की पूरी चीज़ें वापस से रिपीट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइम आपको ज़्यादा इजी लगेगा, ज़्यादा आसान लगेगा, है ना, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि चीज़ें वही है, बस फ़र्क ये था कि वहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला इसके सीरीज के फॉर्मूले के जैसा था, और वहाँ के सीरीज का फॉर्मूला यहाँ के पैरेलल के जैसा था, और कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
पहला जो मेथड होता है इसको सॉल्व करने का वो है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मेथड। तो बेटे हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स किनको कहते हैं सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। जिन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी रेजिस्टर कैपेसिटर कोई चीज़ नहीं जुड़ा हुआ है ना, वो दो पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू कंडक्टर, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उन पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं जिनके बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि कोई रेजिस्टर वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप मानेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। जब कोई इक्विपोटेंशियल हो जाता है तो आप उसे सिंगल पोटेंशियल से दिखा सकते हैं, यानी सिंगल पॉइंट से दिखा सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसके ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक आपको दिया रहे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, कहीं पर भी लिख लें, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स। तो बेटे रेजिस्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है बेटा फिक्स्ड रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, आर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से। और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टर जिसे आप रियोस्टेट भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट। ठीक है, क्लास 10th में आपने पूरा सिंबल पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो यहाँ पर जो आर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ओके, वैरी करता है। तो हम इसको या तो इस तरीके से दिखाते हैं या फिर इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल्स होता है। अभी हम फिक्स्ड रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो ठीक है, चलिए, तो एक इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या सोचना है बेटा, ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इक्विपोटेंशियल हैं। और वो कैसे पता चलेगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये तक क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा, तो ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, सेम ही हो गया। ठीक है, ये बी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं है, इसके बीच में है, तो ये चेंज होगा। ना तो इधर से इधर जाने पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना तो इधर से इधर आने पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर चेंज होगा, है ना। समथिंग सपोज सी, है ना, क्या मान लिया हमने, सी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, हर एक पॉइंट के नाम रख लिए, मतलब हर एक जितने पॉइंट्स हैं नहीं उतने पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, तो कितने मिल रहे हैं हमारे पास, 3 मिल रहे हैं पॉइंट्स। और हमें निकालना किसके बीच है, ए और बी के बीच में। जिसके बीच में निकालना होता है उसको सबसे आउट में रखेंगे। ठीक है, तो ए और बी को आउट में रख लिया, सी को बीच में रख लिया। तो ये वाला किसके बीच कनेक्टेड है बेटा, ए और सी के बीच, सॉरी कैपेसिटर याद आता है, इनके बीच में एक जोड़ लिया हमने। ठीक है, फिर ये किसके बीच में, सी और ए के बीच में, ये भी है, तो एक और जुड़ जाएंगे सी और ए के बीच में। ठीक है बेटा, फिर ये किसके बीच में है, ये भी सी और ए के बीच में, तो एक और आ जाएंगे सी और ए के बीच में, क्या कहते हो। और फिर ये किसके बीच में है, सी और बी के बीच में, तो ये हो गया सी और बी के बीच में। अगर सारे आर हैं तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो बेटे ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल में कितना हो गया बेटा,
r/3 है ना, और ये r। अब ये r और r/3 a और b के बीच में कैसे हैं, सीरीज़ हैं, तो सीधा सीधा जुड़ जाएंगे, r + r/3 विच इज़ 4r/3। सो द आंसर इज़ 4r/3। करके बताइए कैसे करें इसे। तो बेटे यहाँ पर A से यहाँ जाने पर हमें क्रॉस करना पड़ रहा है ना, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, क्रॉस करना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल क्या हो चुका होगा, बदल चुका होगा, है ना। तो ये A है, तो ये A नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है। तो हमने मान लो क्या ले लिया इसको, C। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटे, C हो जाएंगे, है ना। अब C से चाहे मैं इधर आऊँ चाहे मैं इधर जाऊँ, है ना बच्चे, तो क्या हो रहा है, मिल रहा है मुझे रजिस्टर, तो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो सेम नहीं रह सकता, कुछ और ले सकता हूँ मैं, लेट्स से D। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, सेम कनेक्टेड है, तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, D हो जाएगा, और यहाँ का तो B है ही। तो इस बार हमें कितने मिल रहे हैं, 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। निकालना किसके बीच में है, A और B के बीच में। तो A और B बाहर रख लेंगे, और बाकी C और D को हम क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब C और D को ऐसा ले लिया। तो देखो बेटा, एक किसके बीच कनेक्टेड है, A और C के बीच में, इसको जोड़ लिया, A और C के बीच में। देन किसके बीच में है, C और D के बीच में, C और D के बीच में। देन किसके बीच में है, फिर से C और D के बीच में, तो फिर से C और D के बीच में। देन किसके बीच में, फिर से C और D के बीच में, फिर से C और D के बीच में। देन किसके बीच में है, A और D और B के बीच में। देखो आ गया, R R R R R। तो इससे क्या होता है, जो चीज़ें हमें पकड़ नहीं आती कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, इसमें देख करके कोई नहीं बता सकता कौन सीरीज कौन पैरेलल, बट यहाँ से हमें क्या होता है, क्लियर समझ में आता है। तो ये बेटे क्या हो गए, पैरेलल में कितना हो जाएगा, R/3, देन R R/3 और R क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो R + R/3 विच इज़ 2R + R/3 विच इज़ 7R/3। ठीक है, दिस टाइम दिस इज 7R/3। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड। अब क्या होता है बेटा कि कई बार हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स जो है ना वो इतनी आसानी से समझ नहीं आते। ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स जो हैं हमें इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होते, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कई सारे मेथड्स हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको कहते हैं मेथड्स, सिमेट्री मेथड। क्या कहते हैं बेटे, सिमेट्री मेथड। और ये कई तरह से होते हैं। एक कहलाता है बेटा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। दूसरा होता है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ओके, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। एंड तीसरा शिफ्टेड सिमेट्री, शिफ्टेड सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। ओके, इस तरीके से कई सारे नाम हैं इसके। कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ कई तरीके से बना सकते हो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे सारे को लगाना है। इसमें से हो
सकता है सारे प्रॉब्लम मेरे पैरेलल एक्सिस से ही बन जाए, सारे प्रॉब्लम्स मेरे परपेंडिकुलर एक्सिस से ही बन जाए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, एक ही चीज़ को आप सारे तरीके से भी बना सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री या परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। अगर मान लो ठीक है, ये मान लो A है और ये मान लो B है, सारे आइडेंटिकल हैं, R R R R R R R। ये मान लो C है, ये मान लो D है और ये मान लो O है, ठीक है। ऐसा इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम पैरेलल एक्सिस भी समझेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस भी समझेंगे और फोल्डिंग सिमेट्री भी समझेंगे, तीनों समझेंगे, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल से। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पहले समझेंगे। देखो, अगर मुझे A से B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, A से B के बीच, जब भी कभी आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला जाता है तो हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये मान के चलते कि हम A से B निकाल रहे हैं ना, तो हमें A से B की तरफ करंट बहाना है। तो A से B की तरफ करंट कैसे बहेगा बेटा, जब हम कैसे पता करते हैं कोई चीज़ पैरेलल है, सीरीज है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल है, सेम करंट जा रहा है तो सीरीज है, तो करंट बहाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो A से B में क्या करते हैं, हम बैटरी जोड़ देते हैं, मन में लगा हो जरूरी नहीं है, अपने मन से ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, बैटरी जुड़ा हुआ है। तो जब बैटरी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा करंट फ्लो करेगा। कैसे करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से। तो बेटे ये जो है ना करंट का डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब करंट के फ्लो के डायरेक्शन के इधर और इधर क्या सेम दिख रहा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है ना। ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, इसका कॉपी ये, इसका कॉपी ये, इसका कॉपी ये, है ना, इस तरीके से। तो इस चीज़ के वो क्या है, सिमेट्रिक है। आ रही बात समझ में, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल में सिमेट्री है, इसलिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। ये एक्सिस हो गया, इसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल चीज़ें। अगर सिमेट्रिकल है तो बेटा सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो करंट इसमें बहेगा वही करंट इसमें बहना चाहिए, जो करंट इसमें बहेगा वही करंट इसमें बहना चाहिए, जो करंट इसमें बहेगा वही करंट इसमें बहना चाहिए। जो ड्रॉप यहाँ होगा वही ड्रॉप यहाँ का होगा, जो ड्रॉप यहाँ का होगा वही ड्रॉप, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटे इसमें अगर मैंने मान लिया कि I1 गया, ठीक है, इसमें अगर मान लो मैंने बोला कि I1 गया, ठीक है ना, तो इसमें भी क्या जाना चाहिए, I1 जाना चाहिए। आ रही बात समझ में, क्लियर है। इसमें अगर I1 गया तो इसमें भी I1 जाना चाहिए। अब मान लो बेटे मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ना, इसमें इस वाले में क्या गया, इसमें लेट्स से I1 हो गया, I2 बोल लिया मान लो, ठीक है बेटे। अब देखो अगर मान लो मैंने बोला कि इधर x चला गया, यहाँ से यहाँ तक I1 आया ना, इसमें x चला गया, तो इधर क्या जाएगा, I1 माइनस x जाएगा। और मैंने क्या बोला, जो इसमें जाएगा वही इसमें भी बहना चाहिए, तो इसमें भी क्या बहना चाहिए, I1 माइनस x, ठीक है ना।
इसमें भी क्या बहना चाहिए, I1 माइनस एक्स। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, I2 नो, ऐसे नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये इधर A है और इधर B है, जब भी आपको ऐसा लगे कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो। इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो। जब आप फोल्ड करोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं, ये और ये ओवरलैप हो जाएगा। जो पॉइंट ओवरलैप हो जाएगा ना, वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। आया समझ में? पैरेलल एक्सिस सिमेट्री कैसे यूज करना है, क्लियर है? अगर आपको लगता है कि आपके करंट के फ्लो के डायरेक्शन के दोनों तरफ की चीज़ें आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों तरफ की चीज़ें क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सिमेट्रिक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फोल्ड करिए, है ना, इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे तो ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, इसको मान लो मैंने C बोला, इसको मान लो मैंने D बोला और इसको O बोला, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम कन्वर्ट करके, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, ये पॉइंट A ले लिया मैंने, ये पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब जैसा मैंने ये किया तो C और D ओवरलैप कर गया, है ना, C और D ओवरलैप कर गया। तो देखो बेटा, A और O के बीच में क्या है, R है, बना दिया, इसका काम हो गया। O और R के बीच में, सॉरी O और B के बीच में फिर है, इसका काम हो गया। देन A और C के बीच में है, A और C के बीच में बना लिया बेटा हमने इसको। फिर A और D के बीच में है, तो A और D भी यहीं है, तो ये इसके ऊपर आ गया, इसका काम हो गया। ठीक है, देन ये किसके बीच में बेटा, C और O के बीच में, तो ये C और O के बीच में आ गया, है ना, इसका काम हो गया। ये किसके बीच में बेटा, O और D के बीच में, O यहाँ है, D यहाँ है, ये इसके बीच आ गया। क्लियर है? सिमिलरली C और B के बीच में, C और B के बीच में ये आ गया, और फिर B और D के बीच में, B और D भी यही है, ये ऐसा आ गया। कुछ दिक्कत है? आ रही बात समझ में? तो बेटे अब ये R R R R R R R है ना, इस तरीके से हो गया। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हो, R और R का क्या हो जाएगा, R/2, ये हो गया आपका R/2, इधर क्या हो गया, R/2, इधर क्या हो गया आपका R/2, एंड देन R और देन R। ठीक है, ऐसा हो गया, ये A है और ये B। ठीक है, तो अब आप देखोगे बेटा, हम इसको, ये ब्रिज बन रहा है क्या, ब्रिज याद है आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये और बीच में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इनका रेशियो क्या है, 1, इनका रेशियो क्या है, 1। बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, बैलेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बीच वाले को उड़ा सकते हैं, तो हम इसे उड़ा देते हैं। अगर इसको उड़ा दिया तो अब क्या बचा, R/2 प्लस R/2 क्या बच जाएगा बेटे, R/2 प्लस R/2 क्या बच जाएगा, R बच जाएगा। ठीक है, और ये 2R
है ना, दोनों पैरेलल में आ गए, तो r इंटू 2r अपॉन 3r, r और r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2r/3। आया समझ में, क्या बचा 2r/3। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री समझ आया। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी इसी के ऊपर समझा जा सकता है, ठीक है, ध्यान से देखो। इस बार क्या करना है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर ये हुआ, क्या ये परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ, क्या इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री दिख रहा है, इसके, ये इसके कॉपी है, ये इसके कॉपी है, ये इसके कॉपी है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, दोनों यहाँ पर है। तो जैसा आपको दिख रहा है, ये इसके कॉपी है, ये इसके कॉपी है और ये इसके कॉपी है। तो बेटे अगर मान लो इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है और इसमें I3 करंट जा रहा है, तो इसमें भी क्या जाना चाहिए, I1 करंट जाना चाहिए, इसमें भी क्या जाना चाहिए, I2 करंट जाना चाहिए और इसमें भी क्या जाना चाहिए, I3 करंट जाना चाहिए। आ रही बात समझ में। अब बेटा जो करंट यहाँ से आया वो करंट इधर चला गया, यानी इसमें कुछ नहीं गया, ठीक है, जो करंट इधर से आया वो सीधा इधर चला गया, इसमें कुछ नहीं आया। जो करंट इधर से आया वो सीधा इधर चला गया, इसमें कुछ नहीं गया। तो ना तो इसमें कुछ जा रहा है ना तो इसमें कुछ जा रहा है, मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। जब रोल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। समझ गए बेटा, हम इसे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसको हटा दिया, अब ये हट गया बेटा, तो फिर देखो ये इतना डिफ़िकल्ट दिखने वाला चीज़ काफ़ी इजी दिखने लगा। अब ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो ये 2r, ये 2r और ये 2r, 2r 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 3, उसका 1/3, तो 2r/3 डायरेक्टली आ गया, 2r/3। ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आपको दिखता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उस परपेंडिकुलर लाइन पर पड़ने वाले सारे नोड्स सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। तो इन तीनों को मैं क्या करूंगा, एक ही पोटेंशियल से दिखा दूंगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, एक पॉइंट, इनके बीच में क्या हो गया, 1 2 3 रजिस्टर आ गए इनके बीच में, नहीं ऐसा, और इनके बीच में भी क्या आ गया, 3 रजिस्टर आ गए, है ना। ये कितना हो गया बेटा, r/3 2r/3। क्या समझ आया। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, आपने उसको फोल्ड किया तो जो जो ओवरलैप करेगा सेम पोटेंशियल हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उस परपेंडिकुलर लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, मतलब सेम पोटेंशियल होंगे। समझ गए। और सेम पोटेंशियल है तो उनके बीच की चीजें हट जाएंगी। सेम पोटेंशियल है तो उनके बीच कुछ फ्लो नहीं कर सकता ना, फ्लो कभी करता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो दोनों प्रकार की सिमेट्री आपको समझ में आ गई, है ना। और जो फोर्थ था फोल्डिंग भी वही हो गया आपका। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में जो आपने फोल्ड किया वो भी क्या था, फोल्डिंग सिमेट्री था। सारी बात समझ में क्लियर है। और एक जो था वो क्या था, शिफ्टेड सिमेट्री, हाँ उसको समझते हैं। ठीक है, शिफ्टेड सिमेट्री।
इसमें क्या करना होता है, लेट्स से ये A है, ये B है। अगर ये R है और ये 2R है, फिर ये R है, ठीक है ऐसा। अब देखो बेटा, अगर ये इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से देखोगे तो 2R नहीं है, नहीं, ये R और ये R नहीं है, तो ये वाला सिमेट्री नहीं लगेगा। पैरेलल लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे देखोगे तो R 2R नहीं है बराबर, 2R और R बराबर नहीं है, तो ना तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, ना तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ क्या करें, है ना, यहाँ क्या करें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर ये यहाँ आ जाता और ये यहाँ चला जाता तब तो सिमेट्री हो जाता, ठीक है, लेकिन इसकी सिमेट्री क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। अगर ये यहाँ आ जाता और ये यहाँ आ जाता तो सिमेट्री हो जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शिफ्टेड सिमेट्री कहते हैं। हमारी बात समझ में? इसलिए हम इसे शिफ्टेड सिमेट्री कहते हैं। तो भाई साहब, अगर यहाँ से यहाँ को देखेंगे और यहाँ से यहाँ को देखेंगे तब तो सेम हुआ ना। तो अगर इसमें इधर आई गया तो इसमें इधर आई जाना चाहिए, और अगर इसमें इधर मतलब I1 गया लेट्स से, और इधर I2 गया तो इसमें क्या जाना चाहिए, इधर I2 जाना चाहिए, है ना। आया समझ में? तो इस बार क्या होगा, फर्क क्या है इस बार जो पहले बीच में कुछ नहीं जाता था, इस बार कुछ जाएगा, और कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, तो अगर हम इधर I1 इधर I2 भेजे तो इसमें क्या जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, है ना, इसमें क्या जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जब हमें सारे रेजिस्टेंस सारे करंट पता चल जाते हैं तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। हमारी बात समझ में? इसे कहते हैं हम लोग शिफ्टेड सिमेट्री। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। एग्जाम्पल,
ये आपका सर्किट है, सारे आइडेंटिकल हैं। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट M बोला गया है, ये पॉइंट N बोला गया है, सॉरी M डैश बोला गया है, M डैश। सारे आइडेंटिकल हैं, यानी R R R R R। ठीक, क्या चाहिए बेटा? M और M डैश के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M M डैश। ठीक है, M M डैश के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या लगा लें? पैरेलल एक्सिस भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो क्या होगा बेटा? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हो जाएगा, है ना? ये वाला M है तो इसको बोल लेता हूँ 1, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे? 1 हो जाएगा, है ना? और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है? और साथ में यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है क्या? बोलो, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 2, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ये और ये सेम होगा क्या, है ना? ये 3, तो ये भी क्या हो गया? 3, और ये चीज़ क्या है? M डैश। तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं बेटे? कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? एक हो गया M, देन एक हो गया 1, देन एक हो गया 2, देन एक हो गया 3 और देन M डैश। ठीक है, तो बेटे 1 और N के बीच में कितना, 1 और M के बीच में कितने दिख रहे हैं? 1 और M के बीच में 2 दिख रहे हैं, 1 और 2। किसका काम हो गया? इसका और इसका हो गया। ये किसके बीच में है? M और 2 के बीच में। तो M और 2 के बीच में किसका काम हो गया? ये वाला काम हो गया, है ना बेटे? देन ये किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये हो गया। ये किसके बीच में है? ये भी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इसका भी हो गया। देन ये भी 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में इसका हो गया। और किसके बीच में है? ये भी हो गया 1 और 2 के बीच में। एक और आ गया 1 और 2 के बीच में, इसका काम हो गया बेटा। हाँ, 4 हो गए। अब देखो कहाँ क्या दिख रहे हैं? 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, और सॉरी 2 और 3 ना, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 2 और 3, 4 फिर हो रहे हैं क्या? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 2 और 3, और ये 2 और 3। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा? 2 और M डैश के बीच में, तो 2 और M डैश के, सॉरी 2 और M डैश के बीच में एक हो गया। कौन सा वाला? ये वाला। फिर 3 और M डैश के बीच में 2, 3 और M डैश के बीच में 2, ऐसा हो गया। कुछ दिक्कत? इसका क्या हो जाएगा बेटे? R/2। इसका क्या हो जाएगा? R/4। इसका क्या हो जाएगा? R/4। इसका क्या हो जाएगा? R/2। R। ठीक, तो ये और ये क्या हो जाएगा बेटे? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3R/4, 3R/4 और R। देन ये इनका फिर से 3R/4 हो जाएगा। सही किया ना मैंने? 3R/4 और R। क्या कहते हो? ये दोनों क्या हो गए बेटा? इन दोनों का कितना हो जाएगा? 3R/4 इंटू R अपॉन 3R/4 प्लस R। कितना हो जाएगा? 3R/4 इंटू R अपॉन 7R/4। क्या कटा? R/4 कट गया, 3R/7। हाँ, ये एक का आया, ऐसे 2 होंगे, इंटू 2 करना पड़ेगा, 6R/7। 6R/7 क्या निकल कर आ रहा है? 6R/7। ओके, अंडरस्टूड?
ठीक है। कई बार क्या हो सकता है, हमें सिर्फ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पर बन जाए, कई बार हो सकता है सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे बन जाए, कई बार हो सकता है कॉम्बिनेशन यूज करना पड़े, है ना। तो जब जैसा जरूरत पड़ेगा आपको जो है यूज करना है। कई बार सिंपली बन जाएंगे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। One more example. ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी देन डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में निकालना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में। सारे आइडेंटिकल ले लो, आर, ठीक है, सारे आइडेंटिकल ले लिए। क्या करें इस पर, ए से डी कौन सा सिमेट्री दिख रहा है आपको, कोई सिमेट्री दिख रहा है? कौन सा? पैरेलल फोल्डेड, है ना। आ रहा है समझ में? करंट ए और डी के बीच में निकालना है ना बेटा, तो ए और डी के बीच में करंट फ्लो कराओ, है कि नहीं। ए और डी के बीच में करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्या हो गया, ये देखो ऐसा, है ना। तो इसके अपन क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा और ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ई और एफ क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया, और सी और बी क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ तुम्हारा ए, ये हुआ तुम्हारा डी। अब ई और एफ क्या हो गया, सेम पॉइंट बन गया, और बी और सी क्या हो गया बेटा, सेम पॉइंट बन गया, है ना। तो देखो ए और डी के बीच में क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है, एक जोड़ दिया, है ना। अब देखो ए और सी के बीच में, ए और सी, ए से सी के बीच में एक जुड़े हुए हैं, तो ए और सी के बीच में ये वाला जोड़ दिया। फिर ई से डी के बीच में, ई से डी के बीच में एक जुड़े हुए हैं, तो ई से डी के बीच में हमने एक जोड़ लिया। फिर डी से एफ के बीच में, डी यहाँ एफ यहाँ, तो इसके बीच में ये हो गया। फिर ई और एफ तो सेम पोटेंशियल पे हो गया बेटा, तो इसके बीच का कोई मतलब नहीं है, नहीं। उसी तरीके से बी और सी क्या हो गया, सेम हो गया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटे। या तो आप चाहो तो यहीं पे काम खत्म हो जाता है, यहीं पे काम खत्म हो गया, देख लो, है ना। अब ये क्या हो गया, सीरीज। फिर ये क्या हो गया, सीरीज, नहीं। तो देखो ये r प्लस r कितना हो गया, 3r, है ना। तो ये यहीं पे कहानी खत्म हो गई इसकी। तो फिर इधर आ गया 3r, इस तरफ भी वही हो जाएगा 3r, और बीच में क्या है, r, नहीं। तो ये ऐसा, ये तीनों पैरेलल में हो गए। 3r 1/3r प्लस 1/r, है ना बेटे, 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3r 1 प्लस 3, 5/3r, यानी r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3r/5, r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3r/5। आ रही बात समझ में, क्लियर है?
देखो कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं है ना, इतने टफर लेवल पे शायद ही आए आपको, ठीक है, लेकिन आ भी जाए तो कुछ दिक्कत नहीं है, जनरली नॉर्मली आते हैं। ओके, तो बच्चों आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। ओके।